नमस्कार दोस्तों। शनिवार की सुबह और आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने चाह रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो काफी लोगों ने निवेश किया है। वो और कोई नहीं बट डिफेंस सेक्टर है। शनिवार है तो मैं मार्केट के बारे में ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मार्केट के बारे में बात करने कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरह से गिर रहा है, कल तो हाहाकार मच गया। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से गिरा, बट एनीवेज वो हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग एक नई वीडियो सीरीज के बारे में मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। जो मैं नॉर्मल आई थिंक आई एम प्लानिंग टू डू 3 वीडियोस ऑन डिफेंस स्टॉक। तो अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स लेंगे, क्योंकि डिफेंस के लिए भी काफी फरमाइश आई है कि प्लीज डिफेंस स्टॉक को एनालाइज किया जाए। और वो पूछा गया है निर्मला, ज्योतिन, महेश और जिग्नेश ने पूछा है कि इन सब स्टॉक के बारे में, डिफेंस में। और मैं तो एक वीडियो सीरीज उस पे बनाते हैं। जैसे मैंने पहले रिन्यूएबल स्टॉक का 3 वीडियो बनाए थे, वैसे ही फिर हमने बनाया रेलवे स्टॉक का। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफेंस के। तो डिफेंस से काफी सारे लेंगे। आज हम लोग है ना बेसिकली शिप बिल्डिंग और वहां बात करेंगे। सो मैजागन डॉक, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रिच शिपयार्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे जाने से पहले गाइज, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स है प्रॉफिट मल्टीप्लायर के, प्लीज कल शाम को आपको एक मेल मिल चुका। हमने जो बॉन्ड सर्विस बोला था कि आपको देंगे, वो चालू हो गई है। ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे दी है। तो आप जाके अपने ऐप में, थॉटफुल इंसान ऐप में या वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो। मेल आ चुका होगा तो देख लीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं डिफेंस। अब आपको भी पता है डिफेंस सेक्टर एक तरह से सबसे बड़ी हॉट थीम थी पिछले 4 साल में। और 4 साल में ही क्यों हुई, क्यों पहले नहीं हुई? अब 2020 के पहले की हम लोग बात करना तो इतना, वो कहते कि इतना पुश नहीं था डिफेंस सेक्टर को। और कहते ना कि बाबू कल्चर चलता था और चल रहा है, हो जाएगा ये सब। और 2 डिकेड तक नो कोई, नो डाउट ये सब कंपनीज जो भागी है वो सब 15-20 साल से है। ऐसा नहीं है कि नई कंपनी है, सब 20-20 साल से कंपनीज है। लेकिन कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा थी, प्राइवेट सेक्टर का उसमें आना। ऐसे भी अभी भी बहुत कम है, लेकिन हाँ, इतना फोकस नहीं था। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना तो काफी हद तक ना करप्शन और ये सब। और हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट ग्लोबली रहते थे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ कि डिमांड ही नहीं इतनी आई, और ये सब कंपनी ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया। और बहुत ही लिमिटेड पुश एंड ओवर डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट। 90% ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 2020 से शक्ल बदल गई सडनली को। गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, जो मोदी जी का सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ, तो अब लगा कि भाई अभी तो अबे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो फोकस तो करना पड़ेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का बड़ा पुश हुआ। और उसमें सबसे बड़ा पुश आया था डिफेंस सेक्टर में। और उसमें आप कह सकते हो कि ये सभी स्टॉक, मैं कोई भी नाम ले लो, मैजागॉन ले लो, गार्डन रीच शिपयार्ड ले लो, कोचीन शिपयार्ड, देन अपना बीईएल, एचएएल, कितने सारे ना, ऑलमोस्ट 500 से 600% बढ़े हैं। सब स्टॉक बहुत ही बड़े, जबरदस्त कमाई हुई, क्योंकि पी एक्सपांशन हुआ। ये सब कंपनीज है ना अराउंड 20-30 के पी के आसपास चल रहे थे। और सडनली ये सब स्टॉक चले गए 80-90 के पी पे, जो नॉर्मली पीएसयू कंपनी में आपको दिखते नहीं है, लेकिन हाँ चले गए थे। और इसलिए ये सब स्टॉक कुछ ज्यादा ही भाग गए थे। लेकिन बाद में हुआ 2024-25 से सडनली ये सब स्टॉक्स गिरने लगे। इसमें खास करके ये मैजागॉन, कोचिंग शिप या जीआरएससी तो बहुत गिरे। तो इसमें अगर आप देखो तो क्या था, प्रॉफिट बुकिंग तो ओवर वैल्यूएशन तो था ही। जैसे मैंने बोला कि पी रेशियो काफी बढ़ गए थे। अगेन प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं आया, उस तरह से प्रॉफिट नहीं ग्रोथ हो रहा था जिस तरह से वैल्यूएशन बढ़ चुके थे। क्योंकि अगर आपके स्टॉक प्राइस बढ़ रहे तो आपको वो वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए आपका बेसिकली रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, और वो आना थोड़ा कम हो गया। और वो एक सबसे मेजर प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा बात ये हुआ कि ऑलमोस्ट 6.5 से 7 लाख करोड़ का बजट होता है। तो बजट एलोकेशन इस साल भी अगर देखो तो, और पिछले साल भी ठीक ठाक था। यानी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं था। इवन इस बजट में तो 2025 बजट में तो कह सकते हैं कि नाम ही नहीं लिया गया डिफेंस का। यानी डिफेंस का नाम ही नहीं था, डिफेंस और रेलवे का नाम ही नहीं था। और वो सबसे बड़ा बैकड्रॉप था इस टाइम के बजट में। इसलिए डिफेंस स्टॉक्स और गिरे थे, बहुत ही जबरदस्त गिरे थे। अगेन स्लोअर ऑर्डर एग्जीक्यूशन, उनका जो एग्जीक्यूशन जो कैपेसिटी है वो बहुत ही स्लो है। देखो यार, 20 साल से काम कर रहे हो,
आपके पास इतने ऑर्डर्स नहीं थे, सडनली आपने इतने सारे ऑर्डर्स दे दिए। अभी इनकी कैपेसिटी, हम लोग कैपेसिटी ऑर्डर्स की भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आपको क्या इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि ये, हाँ, ये सब स्टॉक 40 से 50%, कोचिंग शिप या जीएसआरई तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। मेजागोन आई थिंक 27% से गिरा होगा। तो इस लेवल पे बाय करना है कि नहीं करना, वो डिसाइड करना है। तो ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो उनका एग्जीक्यूशन स्लो था। प्लस अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर H2 की बात करें कि किस तरह से उनको ऑर्डर मिले, तो H2 25 में जो उनका ऑर्डर था ना, वो 20% था कंपेयर टू, सॉरी 20% गिर गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ऑर्डर्स भी आने कम है, तो भी ऑर्डर्स काफी है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स नहीं है, हाँ, लेकिन ऑर्डर्स थोड़े कम हो गए। अगेन ब्रॉड मार्केट करेक्शन तो था ही, क्योंकि सडनली क्या हुआ था कि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आने लगा तो प्रॉब्लम हो गई। ऊपर से ये जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस प्लस ट्रम्प साहब की जो धमकियां, ये वो देख के तो हर जगह प्रॉब्लम आ गई। और बाद में क्या हुआ, नो डाउन, तो प्राइसेस भी गिरने लगे, लोग निकलने भी लगे, और काफी सारे ब्रोकिंग हाउस तो उसको डाउनग्रेड भी करने लगे। तो ये सब चीजें हुई, और उसके वजह से ना ये सब कंपनीज में काफी हद तक प्रॉब्लम आ गई। अगर हम लोग ओवरऑल भी देखें तो ऐसा नहीं है कि एक एक काम करते हैं, मैं आपको जरा एक बार स्टॉक की हालत दिखा देता हूँ कि अभी वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनके पीएनएल। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकी ऑर्डर बुक पे बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, और आगे जाके उनको क्या क्या करना चाहिए जिससे ये स्टॉक प्राइस बढ़े। और ये सब जान के ही आपको पता चले कि आपको इन सब स्टॉक में निवेश कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो चले पहले मैं एक बार आपको जरा इनके पीएनएल और वो दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इन लोगों की, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखोगे तो मेजागोन, ठीक है, अगर आप देखो तो इंडस्ट्री 40 की है। ओके, मेजागोन नंबर 31 पे है, कोचिंग 40 पे है, ये 36। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स 5 साल और 3 साल के एवरेज में तो काफी है, 5 साल के एवरेज में तो और 3 गुना 4 गुना है, लेकिन प्रीमियम भी बढ़ा है, अभी ऑर्डर्स भी ज्यादा मिले, तो चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे। ये सब पी ऑलमोस्ट 80 के आसपास पहुंच गए, तो वहां से ये सब गिरना चालू हुआ। आरओसी चलो अच्छा है, कोई डाउट नहीं उसमें, मेजरकॉन का सबसे अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कंपेरेटिवली। अगेन ईवी बाई ईबीटा उस तरह से ना मेजरकॉन थोड़ा ठीक ही है। डेट टू इक्विटी किसी का नहीं है, ओके, तो वो एक अच्छा है। अगर आप देखो प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ में मेजरकॉन का अच्छा खासा 32% का सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल, प्रॉफिट ग्रोथ 47। इवन गार्डन रीच का भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम आता है कोचिंग शिपयार्ड में। कोचिंग शिपयार्ड में ऑलमोस्ट 8 से 10 का ग्रोथ है। उसका एक रीजन दूसरा ये भी है कि नो कैपेसिटी एक्सपेंशन उनकी नहीं हो रही है, तो ऑर्डर बुक काफी लंबा हो जा रहा है, वो हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप देखो तो 3 साल का रिटर्न ये मैजागो ने तो ऑलमोस्ट 160 के रेट पे दिया है, CAGR पर ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट। कोचिंग 106 एंड गार्डन सीरा 79, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जब ये स्टॉक्स इतने गिर चुके हैं, अभी ये अगर हम लोग स्टॉक देखें तो कितने गिरे हुए, तो ये अगर इन लोगों की बात करें तो मेजागॉन 27%, कोचिंग 57, गार्डन शिपयार्ड 55%, तो अच्छे खासे गिर चुके हैं। करेक्ट। तो ये गिनने के बाद क्या हमें ये स्टॉक लेना चाहिए, तो उसमें ना सबसे बड़ा फोकस मेरे हिसाब से आपको कुछ चीजों में करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे काफी हद तक डिपेंडेंट होगा कि यहाँ से कैसे प्राइस जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करते हैं हम लोग कैपेसिटी की, तो ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो मेजागॉन की अब करंट कैपेसिटी वो 11 सबमरीन और 10 वॉरशिप बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। इवन गार्डन शिपयार्ड की ऑलमोस्ट 24 शिप पर ईयर की है। और कोचिंग शिपयार्ड की नो 110 DWT शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है। ओके, तो ये एक कैपेसिटी है। अब उनका जो ऑर्डर बुक है ना, अगर हम लोग मेजागोन की बात करें, 4 से 5 गुना ऑर्डर बुक है अभी इनके पास है। GSRE का ऑलमोस्ट 4.7 टाइम्स है, टू 5 टाइम्स, 4.7 to 5। लेकिन सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है तो वो है कोचिंग शिपयार्ड का, ऑलमोस्ट 9.3 टाइम्स, बहुत बड़ा ऑर्डर है जो पेंडिंग है। ओके, तो इनके प्लान्स भी, अभी आप बोलोगे यार इतना सारे ऑर्डर्स है तो क्या इनकी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी अभी इतनी नहीं है। तो अगर आप बोलोगे तो इनको कितने साल लगेंगे ये ऑर्डर, तो जैसे मैंने बोला 4 साल 5 साल लगेंगे। और
कोचिंग शिपयार्ड की सबसे कम है, तो उसमें तो ज्यादा लगेगा। ओके, तो क्या ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले? तो हाँ, बेसिकली वो लोग एक्सपेंशन करने वाले हैं और कैपेसिटी भी बिल्डअप कर रहे हैं। तो जैसे ही कोचिंग शिपयार्ड की बात, तो ऑलमोस्ट $28 बिलियन वो, सॉरी, ₹28 बिलियन वो न्यू ड्राई डॉक एंड शिप या रिपेयर यार्ड में वो डालने वाले। शिप रिपेयर यार्ड में क्यों डालने वाला है? क्योंकि वहां से उनको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, वहां से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो इसलिए वहाँ रिपेयर वर्क में उनका मार्जिन ज्यादा है, तो वहां वो फोकस करना चाहते हैं। अगेन जीआरएससी भी नया शिपयार्ड एंड डबल एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है, तो नया शिपयार्ड प्लान कर रहा है। इवन अगर आप मैजागोन की बात करो, तो वो अपने ऑर्डर एक्सपांड करके कोस्टल गार्ड एंड एक्सपोर्ट में, कोस्ट गार्ड एक्सपोर्ट्स में वो लोग करने चाहते हैं। तो सभी लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि कैपेसिटी इन लोगों को बहुत ही जल्दी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो एग्जीक्यूशन है अभी स्लो है। कोचिंग शिपयार्ड का तो क्या प्रॉब्लम हुआ है कि 9.3 है, तो अगर वो बढ़ाएंगे नहीं तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या बढ़ेगी? कैसे सेल्स कैसे बढ़ेगा? करेक्ट। अगर सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, तो ये जस्टिफिकेशन भी जो से अभी जो है, जिस तरह का इसका प्रीमियम है, वो टिकेगा नहीं और गिरेगा। जैसे अभी बात हुई थी बजट में कि वहाँ बेसिकली सीतारमन जी ने भी बोला अपने एफएम ने कि शिप ब्रेकिंग और रिपेयरिंग और वहाँ डेवलपमेंट में ना वो काफी बड़ा बजट एलोकेट करने वाले हैं। लेकिन इन सब का, जैसे मैंने बोला ना, कि कैपेसिटी इस तरह से बढ़ती नहीं है और इतना इजी भी नहीं है बढ़ना, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर ये सब देखे, तो ओवरऑल तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो काफी है कि हाँ यहाँ से बढ़ेंगे। डिफेंस इंडियनाइजेशन में नो, वो लोग मेरिटाइम 25,000 करोड़ की वो बात भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में जीएरासी और कोचिंग शिपयार्ड दोनों इंटरनेशनल यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए भी वो प्लान कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते कि क्या करना चाहिए इस प्राइस में, क्या लेना चाहिए कि नहीं। तो उस पे कुछ फैक्टर्स जो मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा ध्यान में रखना। इनके मार्जिन जो है वो ठीक ठाक है, अभी तो ठीक है, लेकिन इनको अगर ये जस्टिफाई करना है जिस तरह का इनका अभी वैल्यूएशन है, तो उनके मार्जिन भी बढ़ने चाहिए। अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, तो मेजागोन का भी 25% के आसपास है, कोचिंग का 17 है, लेकिन सबसे खराब जो है वो है 7%, ये है अपना गार्डन शिपयार्ड का। तो उनका एक खराब है, बाकी का तो ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, उन पे वो सबको मार्जिन पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तभी ईपीएस बढ़ेगा। करेक्ट। तो इसके लिए उनको काम करना पड़ेगा, और कुछ फैक्टर्स में कह सकते हैं कि काम करना पड़ेगा, वो है जो, जैसे मेजागोन की बात करें, तो उनको ऑर्डर एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट टाइमलाइंस पे उनको ज्यादा जल्दी, क्योंकि ऑर्डर बुक बड़ा है, 4 से 5 गुना है, तो वहां फोकस करना है। अगेन एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, क्योंकि वो ज्यादा लोकली ज्यादा डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट में नहीं है, और गवर्नमेंट से ज्यादा अवार्ड आ रहा है, तो वहां करना है। अगेन डिविडेंड बाय बैक भी अगर वो कर सकते हैं, अगर शेयर होल्डर को, तो भी प्राइजेस बढ़ सकते हैं। लेकिन उनके पास जो एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि उनका जो है ना, एक 50,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट का टाइमलाइन अभी तक दिया नहीं है, तो वहां कुछ क्लैरिटी आएगी तो मार्केट को अच्छा लगेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना, ये सब मेजागोन को करना पड़ेगा। अगर वो वापिस बाइंग इंटरेस्ट लाना चाहते हैं मेजागोन में, तो भी वो इतना गिरा नहीं है, 27% ही गिरा है, बाकी सब तो 50% से ज्यादा गिरा है। जब हम लोग गार्डन रीच शिपयार्ड की बात करें, तो वो कमर्शियल शिप बिल्डिंग में वो एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है ना, कंप्लीटली वो नेवी ऑर्डर के तक ही है। अगर वो कमर्शियल शिप बिल्डिंग, क्योंकि कमर्शियल शिप बिल्डिंग की भी बहुत हाई डिमांड है अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी जो हम लोग बड़ी बड़ी शिप जो लाते हैं ना, वो बाहर से लाते हैं, हम लोग खुद प्रोड्यूस नहीं करते, हम लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। और इसलिए ये इस बार बजट में ये ऐलान किया गया कि यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाने को, और कमर्शियल शिप बिल्डिंग जो है, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं यार, वो तो एवरग्रांड है, पता है ना आपको, एवरग्रीन, तो वो सब जो शिप थी, तो कितनी बड़ी बड़ी होती है, तो वो सब बनाने में अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए। लेकिन हाँ, वहाँ पुश करने जाए तो, अगर वो कमर्शियल शिप बिल्डिंग में अगर फोकस करे, वहाँ अगर अच्छा होता, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगेन बेसिकली वो इंटरनेशनल वॉरशिप का ऑर्डर भी बेसिकली उनको मिला है, तो वो एक
बेनिफिट है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, अभी तक वो डिफेंस की तरफ ज्यादा फोकस है, अभी तक कमर्शियल में नहीं गए। अगर वो कमर्शियल में जाते हैं तो JRSC के लिए बहुत बड़ा फायदा है। अब आते हैं कोचिंग शिपयार्ड की। अगर हम लोग कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो पहले तो उनको हाई मार्जिन जो रिपेयरिंग होता है ना वहाँ फोकस करना चाहिए। तो अभी वो 2800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे, जो शिप रिपेयर पे फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ हाई मार्जिन है। तो एक फोकस वहाँ है, क्योंकि उनका मार्जिन थोड़ा कमी है। तो उसके लिए अगेन कैसे वो टाइमली ऑर्डर जल्दी कह सकते कि दे पाए, सॉरी ऑर्डर क्या, ऑर्डर का वर्क दे पाए। तो टाइमली एग्जीक्यूशन अगर करेंगे तो ऑफ कोर्स उनका जो बैकलॉग इतना बड़ा है, 9 टाइम्स का बैकलॉग है, तो वो फटाफट खत्म कर पाएंगे। 9 9 टाइम्स तो बहुत बड़ा होता है, तो उनको कैपेसिटी बहुत जल्दी बढ़ानी पड़ेगी। अगेन वो काफी फॉरेन शिप बिल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं, जिससे वो नई टेक्नोलॉजी और ऑर्डर बुक भी यहाँ लाएंगे। तो ये सब चीजें अगर वो करेंगे तो ही उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो ओवरऑल भी अगर हम लोग देखें ना, तो ये सब कंपनियां ऐसे पोजीशन में ना कि दे नीड, दे हैव एवरीथिंग, ओके, दे हैव ऑर्डर बुक्स एंड एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी नो हाउ ऑफ कोर्स उनको लेना पड़ेगा, और फील्ड भी ये बहुत ही वाइड है। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही होती है कि कैपेसिटी किस तरह से वो फास्ट डेवलप करते हैं, किस तरह से फास्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन द क्वालिटी, दैट विल डिटरमाइन फ्रॉम हियर वेयर दिस कंपनीज विल गो। ओके, अगर आप बोलोगे इस सिचुएशन में जब मार्केट इतना खराब है, वन हैज टू वेट एंड वॉच। इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई स्टॉक्स भागे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि देखो, एक होता है, जब डिफेंस भागा था ना तो वो स्प्रिंग की तरह भागा था। अभी वो मोजो खत्म हो गया, वो जो ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो जो प्रेफरेंस था कि हाँ भाई अभी कुछ भी ले लो डिफेंस में भागे, वो अभी है नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आपको यही स्टॉक में जाना है, और अगर जाना भी है तो ऑर्डर बुक बड़ा है, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन कैपेसिटी देख के जाना है। ऐसे एंटर मत कर लेना, नहीं तो ऐसा होगा कि फंस जाओगे। करेक्ट। तो ये चीज, सारी चीजें ध्यान रख के एंटर करना है। तो भी अगर आप बोलोगे तीनों में सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, तो मेरे को तो ऑफ कोर्स मेजागोन ज्यादा अच्छा लग रहा है। हर एक पर्सपेक्टिव से देखो तो उनकी स्पेशलाइजेशन सबमरीन और उस सब में है। और आगे जाके अगर वो इंटरनेशनल ऑर्डर लेते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर है। हाँ, थोड़ी कैपेसिटी बिल्डअप पे काम करना पड़ेगा, लेकिन यस, अगेन दिस इज जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग गाइस। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट हाँ, एक तरह से मेजागोन कंपेयर टू थ्री काफी ठीक ठाक लग रहा है। एंड प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चले यहाँ तक रखते हैं। ये फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट टाइम हम लोग जैसे HAL है, BEL है, वैसे सब BDL है, वो सब कंपनियां भी लेंगे। सो आई ट्राई टू कवर एज मच एज कंपनीज पॉसिबल डिफेंस में। तो आपको पता है, क्योंकि काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। चले अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, तो 1 मिनट, आई जस्ट ओपन द क्वेश्चंस। या, बाय द वे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन विदाउट फेल। ओके, चले अब अलग क्वेश्चन है कि AUM और अमराव 2006, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रेंड लिमिटेड? ट्रेंड अच्छा स्टॉक है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यार बहुत ही अभी मुझे देखना पड़ेगा अभी का वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि कल मार्केट बहुत गिरा था, तो ये भी गिरा होगा शायद। नहीं, गिरा तो नहीं है वो। और ओवरऑल अगर वो तो भी टॉप से ऑलमोस्ट 41% तो गिर चुका है, बहुत अच्छा खासा गिर चुका है ये स्टॉक। बढ़िया स्टॉक है। और एट पर्टिकुलर लेवल नो, आई थिंक यू शुड स्टार्ट थिंकिंग स्टिल पी इज 116। ये प्रॉब्लम आती है ना, इतना इतने गिरने के बाद भी ये स्टॉक 116 के पी पे चल रहा है, सोचो। 200 के पी पे चल रहा था तो। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ तो सब सही है। और इसने हमेशा पॉजिटिवली सरप्राइज किया है हर एक इन्वेस्टर को, एवरी टाइम जिस तरह से वो रिजल्ट आता है। इफ यू आस्क मी पर्सनली, अंदर से आई एम ऑलवेज पॉजिटिव इन ट्रेंड। ट्रेंड ने हमेशा डिलीवर किया है। बट अगेन एट दिस लेवल आई वेट, अगर नीचे आता है तो ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी भी नो थोड़ा वैल्यूएशन हाई लग रहा है। तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। तो यू कैन डिसाइड, बट यस स्टिल आई फील
AUM राव, ये मुझे थोड़ा महंगा लगा है। अगेन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अग्रवाल या आयुष 4506 डिफेंस स्टॉक। आज आज ही आपकी बात सुन ली, डिफेंस स्टॉक पर ही तो हमने आज बात की, और अगले 2 वीडियो में भी हम लोग डिफेंस की बात करेंगे। सो डोंट वरी, आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। पंकज जी बोले सर अभी अपना तो ऑलरेडी सब कुछ पैसे खत्म हो गए लॉस में, तो अब क्या बात है। अभी देखो ये पंकज जी, ये ऐसा नहीं है आपके साथ है, पूरी दुनिया की हालत ये है। सब लोग ने नो इतना एवरेज कर लिया, इतना बाय कर लिया कि अभी सबके पैसे खत्म हो गए। मार्केट ही है, हालत ही ऐसी है। और कल जो गिरा वो जबरदस्त गिरा ना, तो ऑलमोस्ट 22,000 के नीचे चला गया। सो व्हाट इट शोज देयर इज अ वेरी वेरी बिग वीकनेस गोइंग ऑन इन द मार्केट। अब देखो क्या होता है। अगर नहीं है पैसे तो भैया आराम से वेट करो, लॉन्ग टर्म हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये भी एक टाइम है। मे बी अगर आप 3-4 साल बाद पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बेस्ट टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए। तो वी हैव टू वेट फॉर द थिंग्स टू चेंज। श्रीपन ने अभियुन 7090, what do you think with my trend holding 23%, 6% on an L&T tech service? Shall I stay invested L&T tech? What is a long term? अब अगर मैं बात करूँ ट्रेंड, ऑफकोर्स 40% गिर चुका है। बेचने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन एवरेज भी मत करना। देखो क्या होता है, कहाँ तक जाता है, देन यू डिसाइड। ट्रेंड के बारे में मैंने अभी बोला। L&T टेक्नोलॉजी आई एम ठीक है, अच्छा शेयर है, बट स्टिल आई फील दैट नो बेटर स्टॉक्स आर अवेलेबल। L&T में देख लेता हूँ, टेक्नोलॉजी सर्विसेज का। तो ओवरऑल अगर आप देखो, ये स्टॉक भी अपने हाई से 24% गिरा हुआ है। ठीक है, और रिटर्न एंड ऑल दैट इज ओके। ठीक है, ठीक ठाक है। लेकिन 5 साल का 22%, लेकिन 3 साल में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, वही प्रॉब्लम है इस स्टॉक का। सो मेरे हिसाब से नो, आई थिंक नो, वन हैज टू वेट। कोई जल्दी नहीं है बाय करने की। एंड आई थिंक देयर आर बेटर आईटी स्टॉक्स अवेलेबल, नो, इफ यू रियली वांट टू गो फॉर इट। किसने पूछा था क्वेश्चन? श्रीपन ने पूछा था। तो श्रीपन, होप यू गॉट द आंसर। चले तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगे। डू लाइक इट एंड शेयर इट गाइस। एंड ऑल द मेंबर्स डू चेक योर वीडियो, ओके, सॉरी, ईमेल वो बॉन्ड सर्विस का हमने दिया है। So thank you very much, and I'll see you soon next time. We'll take another defense stocks next time, unless कोई अर्जेंट वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो हम लोग कल वापस डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। मे बी आई टेक BEL, HAL, BDL, वो सब स्टॉक्स लूंगा, तो जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू देन, बाय बाय।